सलाम आदाब साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सोनता में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी TRE 2.0 2023 और बिहार शिक्षक साक्षरता परीक्षा 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो टेस्ट नंबर आज है 18। 17 तक मैंने अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ आप लोग ले लीजिए, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको सीधा नोटिफिकेशन चाहिए। अगर नहीं पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, फिर मैं वहाँ आप लोगों को जोड़ दूँगा। तो 18 इसके बाद 4 दिसंबर 2023 बाय एसके दबंग सोनता सर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज़, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली रोजगार समाचार, न्यूज़, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मंथली मैगजीन, बीपीएससी PTR बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एसके दबंग सोनता को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार शिक्षक क्षमता परीक्षा। तो आज क्लास 5 जो SCRT की बुक है, SCRT की बुक क्लास सरकारी वाला क्लास 5 का पर्यावरण और हम जो है उसका हम लोग पूरे बुक का पर्यावरण हम का पहला चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक जितने भी बढ़िया संभावित क्वेश्चन है उसी क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज अटेम्प्ट किया है। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाएंगे सारे क्वेश्चनों को। 80 क्वेश्चन होगा इसमें, 80 क्वेश्चनों को दिखाएंगे और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन बना के लाए। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर, तब तक आप लोग बने रहे चैनल पर और पूरा वीडियो 80 पूरा क्वेश्चन देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप यहां देख रहे हैं बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी TRE 2.0 2023 और बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। टेस्ट नंबर 18 है, 4 दिसंबर 2023 है। सभी का आपको लिंक दिया हुआ है 1 से 17 तक, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन दिया है। और तैयारी आपको बढ़िया से किया जाएगा कि मैं खुद तैयारी करा रहा हूँ, अपना भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी वही पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आप अलग पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को अलग पढ़ा रहा हूँ। और इतना बढ़िया होगा कि एग्जाम बाद आप हमको खुद मैसेज करके या कमेंट करके बोलेगा कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा है। तो वही आएगा जिस। तो चलते हम लोग बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा क्लास 5 का पर्यावरण हम का सारे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम की राजधानी वहाँ जो पहला है कि दार्जिलिंग और गैंगटोक की सर उसी से निकाले हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। दूसरा है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग क्या है? सुंदर बंगाल, पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल है और सभी लोग दार्जिलिंग जाते हैं। सभी लोग अपना जितने भी कपल्स है वो लोग घूमने जाते हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, गैंगटोक गया हूँ। इसके बाद दार्जिलिंग इस बार जाएंगे हम नेक्स्ट 24 में। तो टाइगर हिल दार्जिलिंग में है। टाइगर हिल कहाँ है? दार्जिलिंग में है, जो कंचनजंगा की सतरंगी पहाड़ ऊपर है। टाइगर हिल कहाँ है? लोग देखने जाते हैं भोर 4 बजे। उसमें है कि दार्जिलिंग में टाइगर हिल पर चढ़ने के बाद कंचनजंगा की जो पहाड़ पर होती है, पहाड़ की चोटी पर वहाँ जो ये पर सूर्य की रोशनी जो पड़ती है तो वो सुनहला दिखाई पड़ता है। तो मेरे पास भी कुछ शॉट है, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को इसी स्क्रीन पर। तो वहाँ पर जो मैं सिक्किम में लिया था, ऊपर में देखिए पहाड़ पर सोने की तरह चमकता, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ देख रहे हैं सोना पर जो दिख रहे हैं यहाँ ऊपर वाला, यही सीन है वहाँ पर भी। तो वहाँ थोड़ा बढ़िया लगता है क्योंकि ऊपर से दिखाई पड़ता है। और क्या है, अब मैं जाऊँगा तभी दिखाऊंगा इसको। देखो, टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह कंचनजंगा की 7 रंगों की सुनहरी चोटी को देखना अद्भुत होता है। बिल्कुल सही है। 5वां है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाइट बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। कौन कौन? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लाइट बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन भी है। तो दार्जिलिंग एक बार आप लोग दुनिया के कहीं का भी कोना में रहे, एक बार आप लोग दार्जिलिंग जरूर आए घूमने के लिए। और दार्जिलिंग यहाँ से मेरा बस नहीं 160 किलोमीटर दूर है यहाँ घर से। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान भारत के गौरव तेंजिंग नार्वे की मूर्ति लगी हुई है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो क्या है? भारत के गौरव तेंजिंग नार्वे की मूर्ति लगी हुई। कहाँ मूर्ति लगी हुई? वहाँ पर। तेंजिंग नार्वे का जन्म तिब्बत में हुआ था। तेंजिंग नार्वे का जो कहला एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला जो था तेंजिंग नार्वे और एमंड हिलेरी। तो तेंजिंग नार्वे और एमंड हिलेरी तो उसका जो क्या है जन्म तिब्बत में हुआ था। 1953 ईस्वी में तेंजिंग नार्वे ने सर एमंड हिलेरी के साथ हिमालय की सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट 8,848 मीटर पर विजय झंडा गाड़ा था। कितना गाड़ा था? 8,800। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में उन लोगों ने क्या किया था?
1953 में तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, दोनों उसने चढ़ा था। जो एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। तो ये लोग ट्रेनिंग जो कर रहा था वो चढ़ने का, वो आपको कहाँ है, दार्जिलिंग में ही कर रहा था। जो कंचनजंगा की पहाड़ियों है उसी से जुड़ा हुआ हिमालय की पहाड़ियों में आता है। 10 नंबर देखिए, हिमालय पर्वत रोहन संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 में स्थापित किया था। बिल्कुल सही, हिमालय पर्वत रोहन जो संस्था जो दिया है दार्जिलिंग में है, तो वो एवरेस्ट पर विजय की खुशी में, एवरेस्ट पर जो विजय किया था 1953 में तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलारी, तो उसकी याद में 1994 में स्थापित किया, जो अभी भी है आपको। इसके बाद 10 नंबर देखिए, पर्वतरोही को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। क्या कहता है, कहेगा कि पर्वतरोही माने जो चढ़ने वाला है, पर्वतरोही ट्रेनिंग करता है, वो लोग चढ़ने का कोशिश करता है, को दार्जिलिंग में क्या है, सिरदार कहा जाता है, सिरदार। तेंजिंग एनजीओ को भी तेंजिंग क्या है, तेंजिंग, यहाँ एनजीओ गलत हो गया, सिर्फ तेंजिंग देखिएगा। तेंजिंग को भी सरदार की उपाधि मिली थी, तेंजिंग नॉर्वे को भी क्या है, सरदार की उपाधि मिली थी। 12 नंबर देखिए, गैंगटोक समुद्र तल से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी। अब हम लोग गैंगटोक पर आ गए। गैंगटोक समुद्र तल से कितना है, 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी, जो एक छोटा सा राज्य है। अब देखिए 13 नंबर देखिए, महात्मा गांधी सड़क एमजी रोड गैंगटोक में है। इसको भी मैंने देख लिया हूँ, मैं इसको आप लोग मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा अभी। महात्मा गांधी सड़क एमजी रोड गैंगटोक में है, जिसे क्या है, गैंगटोक का दिल भी कहा जाता है। गैंगटोक का दिल किसको कहता है, महात्मा गांधी सड़क एमजी रोड, जो बहुत ही अच्छा है। दोनों तरफ से शॉपिंग मॉल है, साथ ही साथ दुकान है, बीच में आपको बैठने का जगह मिलेगा। साइकिल कुछ नहीं चलता है वहाँ, सिर्फ रोड है, घूमने के रोड नाम है, सिर्फ रोड है घूमने का, ना तो कोई भी पार्किंग ना कोई गाड़ी चलाता नहीं हो, सिर्फ पैदल चलेगा, आराम से बैठने का है, बीच में फव्वारा है, ये भी गप सप कीजिए, खाइए पिए मस्ती से। तो आपको दिखा रहे हैं हम कुछ शॉट, वहाँ देख लीजिएगा। 14 नंबर देखिए, सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य। सिक्किम क्या है, पहाड़ियों घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य, बहुत ही सुंदर है। तो एक बार जरूर आप लोग गैंगटोक जाइए, गैंगटोक कोई दिक्कत नहीं है, जाइए एक बार। तीस्ता सिक्किम की मुख्य नदी है, तीस्ता क्या है, सिक्किम की मुख्य नदी है। और 16 नंबर है, सिक्किम में मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जाति निवास करती है। कौन कौन, लेप्चा भी है, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। 17 नंबर की बात करें तो सिक्किम की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती है। क्या करती है, सिक्किम की औरत जो रंगीन कपड़े लाल गुलाबी टारेंगे वो पहनते हैं, मनकों से युक्त मैंने सोने जवाड़ों से युक्त सोने की आभूषण पहनता है। इतना बड़ा बुल्का पहनती है, उसको भी दिखा रहे हैं हम, बुल्का पहनेगी, इतना ये पहनेगी, उतना बड़ा। 17 नंबर देखिए, रूमटेक मॉनेस्ट्री कर्मापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है तथा बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। कौन, रूमटेक मॉनेस्ट्री कर्मापा बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है, बौद्ध का दर्शनीय स्थल भी है। 19 नंबर ये देखिए, नाथुला है। तो हम सिक्किम पूरा घूम चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाथुला गैंगटोक से लगभग, यहाँ गैंगटोक गलत हो गया थोड़ा मिस्टेक में, नाथुला गैंगटोक से लगभग क्या है, 52 किलोमीटर दूर समुद्र से लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और जो क्या है, गैंगटोक से पूरब तरफ स्थित है, और जो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन, नाथुला। और नाथुला में नाथुला पार्क है, जो क्या इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो उसको भी मैं देख चुका हूँ, इंडिया चाइना में, वो इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको अपना। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है, इसको बहुत क्वेश्चन आता है कि नाथुला का रास्ता क्या है, प्राचीन काल में सिल्क मार्ग, सिल्क रोड या सिल्क वैली देश के नाम से जाना जाता था नाथुला। 21 नंबर देखिए, नाथुला के रास्ते ही चीन के यात्री इस कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, जो कहाँ है, भागलपुर में है। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्र पटना में, नालंदा पुराना खंडर और बोध गया विश्वविद्यालय पढ़ने आते थे। कौन, नाथुला के रास्ते चीन के यात्री, चीन के जैसे ह्वेनसेंग आया था, फाइयान आया था। तो उसे देखिए 22 नंबर देखिए, खो खो में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितना होते हैं, 10-10 खिलाड़ी होते हैं। जूडो कराटे कुश्ती को मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। जूडो कराटे कुश्ती को क्या कहता है, मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। 24 नंबर देखिए, गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका यहाँ गलत हो गया, हमको गतका थोड़ा पूरा है, गतका है लेकिन स्पेस मारने की वजह से गतका हो गया। गतका क्या है, एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। इसी दौरान गतका खेल खाया जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है, ये आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। तो सारे क्वेश्चन को देखना है, स्किप नहीं कीजिएगा।
25 नंबर है, सिख समुदाय के लोग गतका, बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते हैं। किसको? गतका को। 26 नंबर है, भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशूला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। या अगर कभी कहेगा भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम, वैशाली के क्या है, कुंडग्राम में, इतना आता है। और सन दीजिएगा तो 599 ईसा पूर्व। और इसके कौन वंश था, तो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी का नाम त्रिशूला। चलिए आगे देखते हैं। जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उसका बचपन का नाम वर्धमान रखा गया था। हाँ, कहेगा वर्धमान किसका बचपन का नाम रखा था, तो भगवान महावीर का। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद उस राज्य में क्या उन्नति हो गया था, उन्नति हो गया तो उसका नाम रख गया क्या, वर्धमान। 27 नंबर है, 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या का निर्वाण मृत्यु मोक्ष प्राप्त हुआ। तो 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, जो क्या है राजगीर में है, कार्तिक कृष्ण को भगवान महावीर का क्या मृत्यु हो गया, मोक्ष प्राप्त हुआ। 28 नंबर है, पावापुरी में एक जल मंदिर है। पावापुरी में क्या है, एक जल मंदिर। पावापुरी कहाँ है, राजगीर में है। राजगीर में एक क्या है, जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मैंने मुक्ति प्राप्त हुई थी, जब मरा था तो मुक्ति प्राप्त। 29 नंबर है, बीजों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को बिखरना कहता है। बीजों की क्या है, बीजों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की को बीजों का क्या है, बिखरना कहता है। 30 नंबर है, हर श्रृंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर या चटकर बिखरते। हर श्रृंगार गुल मेहंदी के बीज क्या है, फटकर या चटकर बिखरते हैं। क्योंकि इसमें सारा जितना भी टॉपिक है सबका जहाँ क्वेश्चन है सब बनाए, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा आपको। कपास के बीज हवा में उड़कर दूर दूर तक पहुँचते, बिल्कुल सही है। कपास हुआ, सेमल हुआ, इसका बीज क्या है, काशी, इसका बीज उड़ते रहता है हवा में, जहाँ बैठता है वही। ये सब तो देखिए हम लोग। 31 नंबर देखिए, कमल एवं कुमुदिनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं, बिल्कुल सही है। और फल के सर गल जाने से बिखर जाते हैं। फल के से कमल और कुमुदिनी सर जाते हैं और उसका बीज क्या है, फिर नया से कुछ उठता है। 32 नंबर है, गोखरू का बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान चलाते हैं। गोखरू का बीज क्या होता है, कांटेदार होता है। इसको क्या है, कांटेदार होता है, जिसको हम लोग परपड़िया भी बोलते हैं। उसको क्या बाल में या कहीं भी लगेगा तो वो चले जाता है कपड़ा के साथ। पीपल, बरगद, अमरूद के बीज पक्षियों द्वारा बिखरते हैं। पीपल, बरगद, अमरूद का बीज क्या पक्षियों द्वारा बिखरता है, ये लोग खा लेता है, जहाँ तहाँ गिरा देता है, उससे नया गाछ उठता है। बबुल और कैक्टस नागफनी मरुभूमि के पौधे हैं। बबुल और कैक्टस क्या, नागफनी मरुस्थलीय भूमि है, इसलिए उसमें कांटा होता है जो पानी को एब्जॉर्ब को बचाता है, वाष्पोजन को। 35 नंबर है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बिहार शरीफ जिला के नालंदा में से बड़ा बिहार के क्या है, बिहार शरीफ जिले के नालंदा में स्थित है। चलिए 36 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। संसार का सबसे प्रथम आवासीय विद्यालय कौन था, पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी खंडहर बन गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब, 5वीं शताब्दी में। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में हुआ था। किसमें, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के संरक्षण में हुआ था। 38 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र तथा 200 शिक्षक थे। कितना, 2000 शिक्षक थे और 10,000 से अधिक क्या है, छात्र पढ़ते थे, क्योंकि ये क्या है, आवासीय विद्यालय था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की से लोग पढ़ने आते थे। बाप रे, कहाँ से, कोने कोने से। कोरिया आता था, जहाँ उत्तरी कोरिया है, जहाँ जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से लोग पढ़ने आते थे। 8वीं से बड़ी सदी के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल था। 8वीं सदी होगा, 8वीं सदी के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल था, यहाँ गलत हो गया। 41 नंबर देखिए, चीनी यात्री, बताया ना, चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़े थे। और साथ ही साथ कौन आया था, फाहियान। 42 नंबर देखिए, 22 शताब्दी के अंत में 12वीं हो गया, 22 गलत हो गया, हम देख लें भाई, तो यहाँ होगा क्या, 12वीं शताब्दी।
यहाँ क्या होगा 12वीं शताब्दी, कौन क्या होगा यहाँ 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र हो गया। कितना होगा ज्ञान केंद्र होगा 12वीं शताब्दी। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय में 8 अलग अलग प्रांगण 10 मंदिर थे। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर थे। 44 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता है। पुस्तकालय क्षेत्र क्या धर्मगंज कहता था, जो 9 मंजिल इमारत में स्थित थी। कितना 9 मंजिल इमारत में थी। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदत्ती रत्नदधी रत्नरंजक तथा रत्नसागर। ये तीनों क्या है पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। 4 क्या द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते। इंट्रांस लेता था, इसके बाद पास होने के बाद तब परीक्षा देने के बाद तब पास होता था, इसके बाद एडमिशन होता था। 45 में है मगध की राजधानी गिरिवर्ज राजगीर था। मगध की राजधानी क्या था गिरिवर्ज राजगीर था। सब लोग आप लोग कॉपी में स्क्रीनशॉट कीजिए, पढ़िए या वीडियो को बार बार देखिए जैसा आप लोग मन हो। पाटलिपुत्र की राजधानी पटना है। पाटलिपुत्र की राजधानी क्या पटना है। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। बोध गया किसके लिए है दिखावा खुद महात्मा बुद्ध, इसीलिए नाम हो गया बौद्ध विहार, क्योंकि महात्मा बुद्ध आकर यहाँ ठहरा था इसलिए उसका नाम हो गया बौद्ध विहार। अच्छा, वैशाली भगवान महावीर का जन्म स्थल है। वैशाली क्या है अभी जो बताया महावीर का, तो वैशाली के कौन सा गांव में कुंडग्राम में। 39 है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी कहाँ है पटना साहिब है। पटना साहिब क्या है इसका गुरु, यहाँ भी आपको पटना साहिब का मंदिर भी मिलेगा आप लोग, गुरुद्वारा भी है। सूफी संतों का राज पटना ही है। सूफी संतों का राज भी क्या है, जितना भी सूफी संतों का राज है क्या पटना ही है। 51 नंबर देखिए, प्राचीन काल में सम्राट अशोक की राज भी पटना ही था। प्राचीन में क्या सम्राट अशोक की क्या है राज भी क्या पटना ही थी। 52 नंबर देखिए, मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप है। मतलब मोतिहारी के क्या है केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। चलिए 53 नंबर देखिए, औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है। कहेगा देव सूर्य मंदिर कहाँ है औरंगाबाद में। पावापुरी का जल मंदिर कहाँ है नालंदा में है। नालंदा किस में पड़ता है बिहार शरीफ में पड़ता है। महाबोधि मंदिर कहाँ है बोध गया में है। महाबोधि बोधि मैंने बोध गया में है। मलिक बयां का मकबरा कहाँ है बिहार शरीफ में है। एकदम पूरा रखिएगा, मलिक बयां का मकबरा क्या बिहार शरीफ में। पूरा SCRT है, कोई बाहर नहीं है। NCERT का क्वेश्चन नहीं है जो हम बताएंगे आपको, NCERT के लिए अलग से हम बनाएंगे फिर तब। इसका सल्तन में देखिए, मलेरिया एक संक्रामक रोग। मलेरिया क्या है एक संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग क्या है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाए, हवा पानी टच जिससे भी हो फैल जाए वो उसका नाम है संक्रामक रोग। मलेरिया एक संक्रामक रोग तो मलेरिया मच्छरों के काटने से, मलेरिया किसी को होता है मच्छरों के काटने। तो मच्छर में कौन मच्छर तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। तो मलेरिया क्या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मैंने नर वाला काटेगा एनोफिलीज तो नहीं होगा, ब्रीडिंग छांटो काटेगा ना तो वैसे होगा मादा ठोस। 60 नंबर देखिए, मच्छर मलेरिया के जीवों की वाहक। मच्छर देखिए मलेरिया तो क्या है मच्छर का काम क्या है, मच्छर उसके वाहक को जितने कीटनाशक है जो उसका पीलू है कीट को क्या करता है उसको यहाँ से वहाँ ले आता है। और मलेरिया के रोग की खोज किसने किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। कौन रोनाल्ड रॉस जो क्या है भारतीय मूल के ही थे। रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य की अल्मोड़ा नामक शहर। रोनाल्ड रॉस क्या है जो अंग्रेज था लेकिन यहाँ जब बस गया तो इंडियन सिटीजन ले लिया। तो रोनाल्ड रॉस का जन्म क्या है भारत में उत्तराखंड राज्य की अल्मोड़ा नामक शहर में होता है। अल्मोड़ा। चलिए 63 नंबर देखिए, मलेरिया का उपचार कुनून की पत्तियों से किया था। मलेरिया का उपचार किसके होता है कुनून की पत्ती। कुनून की पत्ती होता है उससे तीखा दवा निकलता है। शॉर्ट में देखो, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी का कारण होता है। कहेगा मलेरिया के जो पीलू है उस परजीवी का नाम क्या प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है मादा एनोफिलीज मच्छर के खून में। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के कहता है और मादा एनोफिलीज काटेगा तो उसके खुश में वो वाहक रहता है उससे चले जाता है। सबसे पहला धान का बिचड़ा लगाते हैं। तो हम लोग धान लगाने से पहले हम लोग क्या है धान का बिचड़ा लगाते हैं, उसको खेत में बो देते हैं, इसके बाद घना होकर उसको 20-30 दिन के अंदर बिचड़ा मूड़ी के रूप में तैयार होता है। मूड़ी के रूप में जिसको हमारे यहाँ बेन का आता है, बेन उखाड़ने आते हैं वही, तो इसको क्या है मूड़ी बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा गाछ हुआ फिर उसको उखाड़ के फिर हम लोग लगा देते हैं। बरसात में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। बरसात में जो लगाया था वो खरीफ फसल हुआ, खरीफ बरसात में लगा। ठीक है, उसमें धान आ जाता है आपका, मकई आता है,
सर्दी में लगाए जाने वाले फसल रबी फसल लगाते हैं। सर्दी में जो अब सर्दी में कौन कौन लोग आलू लगाता है, गेहूँ लगाता है, तोरी हुआ, मटर हुआ, सब्जी तरह तरह की सब्जी भी हुआ, इसके बाद मकई हुआ, बहुत चीज़, मूंगफली है, भाड़ा ढेर सारा है, कोई सब भी लगाए हुए हैं। आलू है, प्याज है, मूली है, अदरक है, धनिया है, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, बहुत चीज़ है। गर्मी में लगाए जाने वाले फसल को जायद गर्मा फसल कहते हैं। गर्मी में जो लगाने, अब तो गर्मी में लोग क्या तरह तरह की सब्जी होता है, भिंडी हुआ, परवल हुआ, सेम हुआ, साथ ही साथ चैठोल हुआ, बहुत सब है इधर, ककड़ी, खीरा, तरबूज बहुत है। 70 में देखिए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर है। तो देखिए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य क्या है, पश्चिम बंगाल में वाल्मीकि नगर है, पश्चिम चंपारण, जहाँ मेरी दीदी है वहाँ जाएंगे एक बार हम, प्रतिभा दीदी के यहाँ, तो वहाँ जाएंगे। आप अगर प्रतिभा दीदी सुन रही है तो हम बोलना चाहते हैं कि हम जाएंगे तो आपको यहाँ अभ्यारण्य देख के आएंगे, टाइगर रिजर्व एक बार तो जाएंगे ही। इसके बाद देखिए कांवर पक्षी बिहार झील बेगूसराय, वहाँ इसको भी देखना है। कांवर पक्षी बिहार क्या है, बेगूसराय जिला में है कांवर पक्षी बिहार। यहाँ पर देश विदेश के लाखों पक्षी आते हैं, यहाँ तक कि साइबेरिया से भी नए नए पक्षी आते हैं, वहाँ झील में बैठते हैं, झाड़ में फिर भी चले जाते हैं। बात नंबर देखिए अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के खेजरली गाँव की है। अमृता देवी बिश्नोई जो क्या है, अमृता देवी बिश्नोई क्या है, राजस्थान के खेजरली गाँव की है, जिसने क्या है चिपको आंदोलन कहा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत भी क्या है, राजस्थान के और उत्तराखंड दोनों की तरफ जब हुआ था। तो चिपको आंदोलन का पड़ा तो क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा था, और पर्यावरण देश क्या, अमृता बिश्नोई। तो बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई क्या है, राजस्थान की एक जनजाति समाज है। विश्व विकलांग दिवस 30 दिसंबर को है। विश्व विकलांग दिवस कितना है, 3 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर जो कल था, विश्व विकलांग दिवस था कल, संडे को 3 दिसंबर को क्या है विश्व विकलांग दिवस मनाया था। इसका 75 नंबर देखिए पक्षियों को शौक से पालना दुनिया में ताक झांक या बर्ड वाचिंग कहते हैं। पक्षियों को जो हम लोग शौक से पालते हैं उसको तो ताक झांक करते हैं, उसको देखा भली करते हैं, तो उसको क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है, बर्ड वाचिंग। बर्ड वाचिंग मैंने ताक झांक। 76 नंबर देखिए 18 अगस्त 2008 को उत्तर बिहार के सुपौल में भयंकर बाढ़ आया था। बिल्कुल 18 अगस्त को क्या, कुशवा बांध जो टूटा था रात में नेपाल बैराज के पास, तो उसमें रातों रात इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया। तो जब हम लोग उस वक्त में मैं 9 क्लास में था, 8 अगस्त, तो हम लोग भी कपड़ा और ये क्या कहते हैं चावल वो सब हम लोग चंदा किए थे उधर कोया धावन में आके। इसके बाद फिर हम लोग को जुलबी भी सर खिलाए थे, तो उस वक्त हम लोग किए थे इधर कुछ। तो हमको याद है यहाँ 18 अगस्त 2008 को क्या है, सुपौल में भयंकर बाढ़ आया था कुशवा बांध टूटने से। ये भी आपको बहुत 10th क्लास में भी मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इतना भयंकर बाढ़ नहीं आया था, क्योंकि किशनगंज छोड़ के तो किशनगंज का भी कुछ हिस्सा था, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा पूरा डूब गया था इधर। 7 नंबर देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको क्या होता है, सोलर एनर्जी कहते हैं। और सोलर एनर्जी क्या है, एक क्या है, रेनेबल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, नवीकरण संसाधन जो हमेशा जब तक दुनिया है उस तब तक सूरज है, और सब तक सूरज है तो सौर से हम लोग को क्या है, सौर एनर्जी मिलते रहता है। सौर पैनल की सहायता सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहता है। तो सौर पैनल क्या है, सोलर जो है, सोलर के बीच में जो काला काला होता है उसको नाम है सौर पैनल। तो एक का नाम है सौर सेल और बीच बीच में अलग अलग जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं सौर पैनल। बैटरी का समी, जिस तरह बैटरी हुआ तो एक एक काला होता है, अलग अलग खाना होता है ना, तो पूरा का जितना सोलर प्लेट बोलते हैं उसी को सोलर पैनल। 79 है सोलर कुकर की सहायता से खाना बनाना। हाँ, सोलर कुकर की सहायता से क्या है, खाना बनना है। सोलर कुकर को क्या है, कुकर के अंदर जो चीज़ भी डालना है उसको डाल देना है, सब्जी पकाने, भात पकाने, ये सब में, तलने भूनने, ये सब में, रोटी पकाने सेकने में इसका काम नहीं होता है। उसको दे देना है, ढकना लगा देना है, इसके बाद रख देना है। 5-6 घंटे में इसका तापमान 100 से 140 डिग्री हो जाएगा और आपका खाना पक जाएगा। 80 नंबर ये सेशन का पूरा आपको 80 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। सूर्य की सहायता से हम लोग को भी एनर्जी मिलता है, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी मिलती है। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी गड़े बड़े सबको एनर्जी मिलता है, किससे, सूर्य से। सूर्य, इसलिए सूर्य को क्या है, यूनिवर्सल कहा जाता है। सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आज का सारे क्वेश्चन आप लोग 80 देख लिए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना आपको कोई शक होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी किताब से लिया गया है SCRT बिहार के द्वारा। ठीक है, यहाँ कुछ अलग नहीं है कि नहीं आना है। आपको करना क्या है, 4-5 क्लास से कम 8 क्लास तक पढ़ लेना है। प्राइमरी 1 से 8 क्लास तक के जितने भी शिक्षकगण सक्षमता परीक्षा देंगे
तो आपको 5, 6, 7, 8 बस 4 क्लास पढ़ना है। 5, 6, 7, 8 की बुक आपको SCERT पढ़ लेनी है। आपको हम पारी से सबको पढ़ा देंगे। आज जैसे पर्यावरण एक हुआ ना, पर्यावरण हुआ, इसके बाद 5 क्लास में तो और मैथ है, उसको भी बनाएंगे। तो मैथ थोड़ा नहीं बना रहे अभी, इसलिए कि तो हम थोड़ा BPSC का एग्ज़ाम दे देंगे, तब आराम से बनाएंगे। टाइम वो नहीं मिल रहा है, 5 बजे आते हैं, फिर हो जाता है रात हो जाता है, इधर उधर दिन ख़त्म। तो वो भी बना देंगे। पहले हम लोग इस सब को बना देते हैं, इसके बाद करंट अफेयर्स भी बढ़िया से मिलेगा आप लोगों को। तो देन आज का ये सेशन समाप्त हो गया। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक आग्रह है, विशेष आग्रह, आप सभी प्रति दिन का डेट वाइज क्या है टॉपिक कॉपी में उतारे यानी याद करें, तो आपकी सफलता 100% तय है। 100% का हम गारंटी लेते हैं। आप 100% सफलता SK दबंग स्वतंत्रता की प्रथम लक्ष्य भी है, मेरा लक्ष्य भी है कि आप 100% सफल हो जाए। और आप लोगों को शुभकामना भी कि आप लोग पढ़े। प्लीज़ ऑल्सो ज्वाइन इन माई सोशल प्लेटफॉर्म। तो SK दबंग स्वतंत्रता को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में जोड़िए। तो आप लोग बने रहे, मस्त रहे, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और सक्षमता की तैयारी करते रहे बिंदास होके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल एक अब नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल यू।